आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एग्जाम सक्सेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीवधारियों के वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। दोस्तों, इससे जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में देखने को मिलेगा तो इसी में से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे बाहर आने का चांस ही नहीं है। इसमें मैंने सारे एग्जाम में आए हुए फैक्ट को डाल दिए हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस जो सीरीज है उसमें मैं पहले बायोलॉजी के पूरे जो चैप्टर है उसका सीरीज लेकर आया हूँ। इसके बाद हम लोग वर्गीकरण के बाद हम लोग कोशिका के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्गीकरण का परिचय। ठीक है, तो वर्गीकरण है क्या? तो वर्गीकरण है जो जीवों की विविधता है उसको पहचानना कि अलग अलग, जैसे पादप कौन सा है, कवक कौन सा है, जंतु कौन सा है, इन सभी को पहचानना, ये जो वर्गीकरण है। उसे नाम देना, ये वर्गीकरण है। उसे समूहों में बांटना, ये जो है वर्गीकरण है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि अध्ययन को आसान बनाना। जैसे हम लोग सबको एक साथ पढ़ेंगे तो वो जो है अध्ययन जो है कठिन हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, परंतु हम लोग जब उसको बांट के पढ़ेंगे, वर्गीकरण करके पढ़ेंगे तो अध्ययन जो है इससे आसान होगा। और उसमें जो है क्या क्या समानता है, उसमें क्या क्या भिन्नता है, ये हम लोग जान पाएंगे और उनके विकास क्रम को जान पाएंगे कि कौन सा पहले आया, कौन सा बाद आया, ये सभी को हम लोग जान पाएंगे। यही जो है इसका उद्देश्य है जीवधारियों के वर्गीकरण का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वर्गीकरण का इतिहास के बारे में। ठीक है, तो वर्गीकरण के इतिहास के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरस्तु। तो अरस्तु जो है सबसे पहले जीवों को जलचर और स्थलचर दो भागों में बांटा था, याद रखिएगा। और फिर हम लोग देखते हैं द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति जो दिया था वो थे कार्ल लिनियस ने, जो है जीवधारी के वर्गीकरण से संबंधित द्विनाम पद्धति दिए थे। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवधारी के वर्गीकरण से संबंधित जो है द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। ठीक है, द्विनाम पद्धति। अब हम देखते हैं कि ये द्विनाम कौन कौन से थे। दोस्तों, ये जो द्विनाम थे वो थे एक जीनियस और एक थे स्पेसीज, अर्थात वंश और जो है जाति थे। ये जो है दो नाम थे। ठीक है, जैसे कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम वो है होमो सेपियंस। तो इसमें होमो है जीनस और जो सेपियंस है वो है स्पेसीज। जीनस अर्थात वंश और स्पेसीज अर्थात जाति। तो ये होमो जो है वंश है और जो सेपियंस है वो है जाति। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो चार जगत प्रणाली। जो चार जगत प्रणाली किसने दिया था? जो दोस्तों जो है चार जगत प्रणाली दिया था हर्बर्ट कोपलैंड ने दिया था। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हर्बर्ट कोपलैंड ने जो है चार जगत प्रणाली दिया था। ये चार जगत कौन कौन से थे? तो ये चार जगत थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु, प्लांटी और एनिमलिया। जो ये जो है चार जगत थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं पांच जगत। तो पांच जगत किसने दिया था? तो ये दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये हर एग्जाम में आता ही रहता है कि पांच जगत प्रणाली किसने दिया था और ये पांच जगत का नाम कौन कौन से थे। तो याद रखिएगा, ये पांच जगत थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, पादप और जंतु, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जो हर्बर्ट कोपलैंड ने जो चार जगत प्रणाली दिया था उसमें जो है कवक नहीं था, और जो व्हिटेकर ने पांच जगत प्रणाली दी है उसमें जो है कवक है। ये बात अब याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग जीव जगत की जो संगठनात्मक श्रेणियां हैं उसके बारे में। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में जब आने के लिए क्वेश्चन देता है कि कौन से ऊपर है कौन से नीचे है, तो आप लोग इसको क्रम से याद रखिएगा। सबसे ऊपर जो रहते हैं वो है जगत अर्थात किंगडम। उसके नीचे जो है संघ, विभाग, जैसे फैलम, डिवीजन जो है उसके नीचे रहते हैं। उसके नीचे रहते हैं वर्ग अर्थात क्लास। उसके नीचे रहते हैं गण, ऑर्डर। उसके नीचे जो है रहते हैं कुल अर्थात फैमिली। और उसके नीचे रहते हैं वंश, जीनस। और उसके नीचे जो है सबसे लास्ट जो है अंतिम में है जाति अर्थात स्पीसीज। यही जो वंश और जाति हैं वो हम लोग अभी जो पढ़े थे, मानव जो द्विनाम पद्धति जो कार्ल लिनियस ने दिए थे, वही जो है वंश और जाति जो सबसे लास्ट में है, यही था वो। ठीक है, ये जो याद रखिएगा, ये ऊपर से नीचे क्रम जमाने के लिए दिया जाता है। अब हम लोग जो पांच जगत है उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मोनेरा के बारे में। ठीक है, तो जो मोनेरा के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है मैंने ऐड कर लिया है। तो आप लोग इससे बाहर तो क्वेश्चन इससे बाहर मोनेरा से संबंधित तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने सब चीज जो है इसमें डाल दी है। तो जो देखते हैं चलो मोनेरा के बारे में। तो जो मोनेरा है जो क्या है, जो प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है,
मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव है, याद रखिएगा। मोनेरा में जो है झिल्लीबद्ध जो नाभिक और जो अंगक है वो नहीं पाए जाते हैं, झिल्लीबद्ध नाभिक भी नहीं पाए जाते हैं, उसमें जो अंगक है वो भी नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। एक कोशिकीय है मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, एक कोशिकीय है और ये सूक्ष्म जीव है, ठीक है। कुछ स्वकोशी होते हैं और कुछ परस्पोषी भी होते हैं मोनेरा। स्वकोशी कौन कौन से हैं, तो जो ऑटोट्रॉफिक जो प्रकाश संश्लेषी जीव हैं वो जो है स्वकोशी होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी हैं इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो स्वकोशी हैं। प्रजनन कैसे होता है मोनेरा में, तो मोनेरा जो है अलैंगिक प्रजनन करते हैं, बाइनरी फिजन जो है अलैंगिक प्रजनन जो है मोनेरा करते हैं, ठीक है। अब हम लोग उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो उदाहरण है इसके बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा। इसमें जो है क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, ये उदाहरण से ही क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर, तो आप लोग उदाहरण को अच्छे से देखिए। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये उसके उदाहरण। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। तो जो प्रोटिस्टा है वो जो है, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय है पर ये जो है यूकैरियोटिक जीव है, ठीक है। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक में आता है, जबकि मोनेरा एक कोशिकीय रहते हैं परंतु वो प्रोकैरियोटिक थे, ठीक है। हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में भी अच्छे से आगे पढ़ेंगे, कोशिका वाले चैप्टर में सभी को अच्छे से विस्तार में देखेंगे, ठीक है। अभी याद रखिए प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक जीव है और एक कोशिकीय है। इसमें जो है सुस्पष्ट नाभिक भी रहता है और झिल्लीबद्ध अंगक भी रहता है, ठीक है। जो मोनेरा थे उसमें जो सुस्पष्ट नाभिक भी नहीं थे और जो है झिल्लीबद्ध अंगक भी अनुपस्थित है, जबकि प्रोटिस्टा में नाभिक भी हैं और अंगक भी हैं, ठीक है। अधिकांशतः जलीय रहते हैं, प्रोटिस्टा अधिकांशतः जो है जलीय ही रहते हैं, जल में ही पाए जाते हैं, ठीक है। जो प्रोटिस्टा में जो गति के लिए यानी कि चलने फिरने के लिए जो है कुटपाद रहते हैं, कसाब अर्थात सिलिया रहते हैं और फ्लैजेला रहते हैं, जो है गति करने के लिए रहते हैं ना, याद रखिएगा। फ्लैजेला, कसाब अर्थात सिलिया, कुटपाद जो है ये गति करने के लिए रहते हैं, ठीक है। पोषण की बात करें तो प्रोटिस्टा जो है स्वपोषी भी हैं और ये भी परपोषी भी हैं, याद रखिए ना। प्रोटिस्टा जैसे स्वपोषी प्रोटिस्टा कौन सी है, तो युगलिना, युगलिना जो है स्वपोषी रहते हैं, युगलिना जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और परपोषी की बात करें तो अमीबा है, अमीबा जो है दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इस कारण ये परपोषी हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी प्रोटिस्टा के उदाहरण है, याद रखिएगा। अब उदाहरण बात करें प्रोटिस्टा की तो जो है अमीबा जो है, पैरामीशियम, युगलिना, डायटम्स, ये जो है प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं, याद रखिएगा ना। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उदाहरण से ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो जो प्रोटिस्टा के उदाहरण है वो अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, डायटम्स है, ये जो प्रोटिस्टा के जो है उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं कवक के बारे में, ठीक है। तो जो कवक हैं वो जो है यूकैरियोटिक हैं और जो है बहुकोशिकीय होते हैं। अधिकतर जो कवक हैं वो बहुकोशिकीय ही होते हैं और यूकैरियोटिक रहते हैं, याद रखिए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोशिका जो भित्ति है, कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कवक की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, तो याद रखिए कवक की जो कोशिका भित्ति है जो है काइटिन की बनी होती है, ठीक है। कवक जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इसलिए वो स्वपोषी नहीं होते हैं, ठीक है। कवक जो है स्वपोषी नहीं होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं पोषण, तो जो स्वपोषी तो होते नहीं है इसलिए जो है वो परपोषी होते हैं। हेटरोट्रोपिक मृतजीवी होते हैं, सेप्रोट्रोपिक अर्थात मृतजीवी कैसे होते हैं, क्योंकि ये मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। और परजीवी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, मतलब दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कवक के बारे में, परपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इसमें से कोई भी आपको दे देगा कि कवक क्या है ऐसे करके, तो आपको याद रखना होगा ये होते हैं करके। कवक प्रजनन कैसे करते हैं, तो कवक जो है बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, याद रखिएगा। अब उदाहरण देखते हैं, तो कवक के जो उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ईस्ट है, पेनिसिलियम है, मशरूम है, राइजोपस है, ये जो कवक के उदाहरण है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि कवक कौन सा कवक है कौन सा नहीं है, तो याद रखिए सबके उदाहरण को तो आप अच्छे से याद ही रखिएगा क्योंकि उसी में कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम, मशरूम और राइजोपस है कवक के उदाहरण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांटी अर्थात पादप के बारे में बात करते हैं, ठीक। चौथा जो वर्गीकरण में 5 जगत वर्गीकरण तो उसमें चौथा कौन सा है, तो पादप यानी प्लांटी है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट पादप क्या है, तो प्लांट जो है यूकैरियोटिक है, ठीक है, और बहुकोशिकीय भी हैं। ये बात याद रखिए, यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है और स्वपोषी होते हैं, याद रखिए ना। पादप जो है स्वपोषी रहते हैं अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है भोजन बनाते हैं, ठीक है। पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, याद रखिएगा, ठीक है। क्लोरोफिल युक्त होता है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बात तो आप लोग को पता ही होगा कि क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट को इसी के द्वारा ये लोग भोजन बनाते हैं, ठीक है। जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत ही अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं शैवाल के बारे में। तो जो शैवाल हैं वो साधारण
साधारण जो है जलीय होते हैं और थैलसाकार होते हैं, अर्थात जल में पाए जाते हैं, थैली के आकार के होते हैं शैवाल। जड़, तना, पत्ती में विभाजित जो है नहीं होते हैं, याद रखिएगा शैवाल जो है, क्योंकि समुद्र में जो ऐसे तालाबों में जो है फैले रहते हैं, तो उसमें जड़, तना, पत्ती आदि जो है नहीं पाए जाते, इसलिए जो है क्लोरोफिल युक्त होते हैं, अर्थात ये जो है स्वपोषी होते हैं शैवाल जो है। अब प्रजनन की बात करें शैवाल, तो अलैंगिक प्रजनन एवं लैंगिक प्रजनन दोनों प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार करते हैं, तो अलैंगिक जो प्रजनन है वो खंडन और बीजाणुओं के द्वारा करते हैं शैवाल, ठीक है। अब शैवाल के ही उपवर्ग देख लेते हैं, तो जो शैवाल जो हरी शैवाल होते हैं, भूरे शैवाल होते हैं, लाल शैवाल होते हैं। हरी शैवालों में देखते हैं, सबसे पहले तो हरी शैवाल के उदाहरण है स्पैरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास, ये जो हरी शैवाल हैं। भूरे शैवाल की बात करें तो सरगसम, लेमिनेरिया जो है ये भूरे शैवाल है। और लाल शैवाल के बारे में बात करें तो जो पॉलीसिफोनिया जो है ये जो है लाल शैवाल है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा उदाहरण जो है पूछे जाते हैं, इसे दे देगा कि स्पैरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास, सरगसम, लेमिनेरिया, पॉलीसिफोनिया जो है किसके उदाहरण है, तो आप याद रखिएगा ये सब शैवाल के जो है उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग पादप जगत के अंतर्गत ही अगला वर्गीकरण के जो देखते हैं वो है ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा जो कि काई भी बोलते हैं ब्रायोफाइटा को, ठीक है। ब्रायोफाइटा को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है पौधे जगत का जो है उभयचर है ब्रायोफाइटा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि पौधे जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ब्रायोफाइटा को जो है पौधे जगत का उभयचर कहते हैं। ये जो है नम स्थानों में पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा। इसका जो शरीर है वो जड़, तना, पत्ती आदि में विभाजित होता है, लेकिन इसमें जो है संवहन ऊतक जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक जैसे जाइलम और फ्लोएम जो है नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। प्रजनन में जल आवश्यक है, याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा जो प्रजनन करता है तो उसके लिए जल आवश्यक है, इस कारण ये जो है नम स्थानों में ही पाए जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए ब्रायोफाइटा के उदाहरण क्या है, तो इसके जो उदाहरण है वो है मॉस हो गया, लिवरवर्ट हो गया, हार्नवर्ट हो गया, ये जो है ब्रायोफाइटा के जो है उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉस किसके उदाहरण है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। लिवरवर्ट किसके उदाहरण, हार्नवर्ट, तो याद रखिएगा ब्रायोफाइटा के। और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये पौधे जगत का उभयचर है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ही मतलब कि पादप जगत के अंतर्गत ही अगला जो है वो है टेरिडोफाइटा, इसे जो है फर्न कहते हैं, ठीक। टेरिडोफाइटा सबसे पहले जिस पौधे में जो है सच्ची जड़, तना, पत्ती और जो विकसित हुई वो है टेरिडोफाइटा ही है, अर्थात ये जो है जड़, तना, पत्तियों में जो है विभाजित रहते हैं कौन, टेरिडोफाइटा। इसमें जो है संवहन ऊतक जैसे जाइलम और जो फ्लोएम है वो मौजूद रहते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा में जो है संवहन ऊतक मौजूद नहीं था, जबकि टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक जो है मौजूद रहते हैं। इसमें बीज नहीं बनते हैं, बात याद रखिएगा, टेरिडोफाइटा में बीज नहीं बनते हैं, प्रजनन जो है बीजाणुओं द्वारा करते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण क्या है टेरिडोफाइटा के उदाहरण है फर्न हो गया, हॉर्सटेल हो गया, सिलाजिनेला हो गया, ये जो है इसके जो है उदाहरण है टेरिडोफाइटा के, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अगर हम लोग अगला देखते हैं पादप जगत के अंतर्गत ही अगला है जिम्नोस्पर्म, नग्नबीजी, अनावृत्त बीजी भी बोलते हैं इसी को, जिम्नोस्पर्म, नग्नबीजी या अनावृत्त बीजी। इसमें जो है नग्नबीजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो बीज में जो है फल के अंदर जो है नहीं रहते हैं, ठीक है, इसके कारण इसको जो है नग्नबीजी कहते हैं, क्योंकि बीज जो है नग्न रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें इसके बाद बात करते हैं सदाबहार होते हैं, लंबे वृक्ष वाले होते हैं ये, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो है सदाबहार होते हैं, लंबे वृक्ष होते हैं, परागण कैसे करते हैं, तो पवन द्वारा जो है परागण करते हैं। इसके जो उदाहरण है वो है साइकस और जो है पाइनस जो है इसके उदाहरण है जिम्नोस्पर्म की, याद रखिएगा। क्वेश्चन बनता है साइकस किसके उदाहरण है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत्त बीजी के बारे में। तो जो आवृत्त बीजी जो सबसे विकसित और सबसे विशाल समूह जो है आवृत्त बीजी का ही होते हैं। इसमें जो है बीज जो है फल के अंदर होते हैं, इस कारण ये आवृत्त बीजी है, फूल उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के उदाहरण क्या है आवृत्त बीजी के, तो इसके जो दो उदाहरण है एक बीजपत्री और जो द्विबीजपत्री है, जो इसके उपवर्ग है, एक बीजपत्री और जो द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री क्योंकि इसके बीज में एक बीजपत्र पाए जाते हैं, तो एक बीजपत्री के उदाहरण क्या है, गेहूं हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया, ये एक बीजपत्री है क्योंकि इसके बीज में जो है एक ही बीजपत्र होते हैं। और अब द्विबीजपत्री के उदाहरण क्या क्या है, आम हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये जो है द्विबीजपत्री के उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं जंतु जगत। पादप जगत खत्म हो गया, अब हम लोग जंतु जगत में आते हैं, एनिमल किंगडम में। अब जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत जो है सभी परपोषी होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। याद रखिए पादप जगत जंतु जगत में एक बहुत बड़ा अंतर है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है जंतु जगत में, ठीक है।
क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता है, और जो है लैंगिक प्रजनन करते हैं जंतु जगत। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं जंतु जगत में जंतु जगत का जो वर्गीकरण देखते हैं। तो जंतु जगत का वर्गीकरण बहुत से भागों में किया गया है। सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं वो है पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा संघ के बारे में बात करें तो इसे स्पंज कहते हैं, क्योंकि इसका शरीर स्पंज की तरह रहते हैं। सबसे सरल है पोरीफेरा, जलीय होते हैं, अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं पोरीफेरा। इसके शरीर में अनेक छिद्र होते हैं जिसे पोरेस कहते हैं पोरीफेरा के। ये वास्तविक ऊतक इसमें नहीं पाया जाता पोरीफेरा में। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या क्या है, तो इसके उदाहरण है पोरीफेरा के साइकन हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया। ये जो है पोरीफेरा संघ के उदाहरण है। क्वेश्चन डायरेक्ट इन्हीं से बनते हैं उदाहरण से। साइकन किसके उदाहरण है, स्पॉन्जिला किसके उदाहरण है, यूप्लेक्टेला किसके उदाहरण है, तो याद रखिएगा पोरीफेरा संघ के जो है उदाहरण है। अब हम लोग दूसरे देखते हैं तो वो है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। ठीक है, सिलेंट्रेटा या निडेरिया के बारे में बात करें तो रेडियल सममिति पाई जाती है, शरीर गुहा उपस्थित रहता है, डंक मारने वाली कोशिका होते हैं जिसे निडोब्लास्ट कहते हैं। ये जो है निडेरिया जो है सिलेंट्रेटा के उदाहरण क्या क्या है, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, मूंगा हो गया, फाइजेलिया हो गया, ये जो है इसके उदाहरण है। क्वेश्चन याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रा किससे बना होता है, तो याद रख हाइड्रा किसके अंतर्गत आता है, तो सिलेंट्रेटा या निडेरिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सभी उदाहरण को याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, तीसरा जो है वो है प्लेटीहेल्मिन्थिस अर्थात चपटे कृमि के बारे में। चपटे कृमि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका शरीर जो है चपटा रहता है, द्विपार्श्विक सममिति रहते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं अर्थात 3 खंडों में विभाजित रहते हैं, अधिकांशतः परजीवी होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस के उदाहरण क्या क्या है, टेप वर्म अर्थात टीनिया हो गया, लीवर प्लक हो गया, ये जो है प्लेटीहेल्मिन्थिस के उदाहरण याद रखिएगा ना, इसके उदाहरण टीनिया भी है। तो अब हम आगे देखते हैं, अगला जो है वो है निमेटोडा, गोल्ड कृमि बोलते हैं इसको। ये डायरेक्ट ये से भी पूछते हैं गोल्ड कृमि किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा निमेटोडा को जो है गोल्ड कृमि कहते हैं। ठीक है, इसका जो शरीर है वो धागे नुमा होता है, सीधा पाचन तंत्र होता है, परजीवी एवं स्वतंत्र दोनों होते हैं। उदाहरण याद रखिएगा, इसके उदाहरण है एस्केरिस, फिलेरिसिस, हुकवर्म, पिनवर्म जो है गोल्ड कृमि अर्थात निमेटोडा की जो है उदाहरण है। याद रखिएगा एस्केरिस, हुकवर्म, पिनवर्म ये जो है इसके उदाहरण है, तो गोल्ड कृमि अर्थात निमेटोडा के उदाहरण है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं एनीलिडा। एनीलिडा के बारे में बात करें तो एनीलिडा जो है, एनीलिडा खंडित कृमि बोलते हैं इसे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका शरीर जो है खंडित रहता है, सेगमेंटेड रहता है। सच्चा शरीर गुहा पाया जाता है, अर्थात क्या सच्चा शरीर गुहा मतलब क्या बोलते हैं इसको, कोलोमेट बोलते हैं, जिसमें कोलोमेट रहता है, सच्चा शरीर गुहा पाया जाता है, बंद रक्त संचार तंत्र होता है। इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण ही क्वेश्चन बनेगा, इसके उदाहरण क्या है एनीलिडा के, तो केचुआ हो गया, जोक हो गया, ये जो है एनीलिडा के उदाहरण है। याद रखिएगा ना, क्योंकि इनका शरीर जो है खंडित रहता है। अगला जो उदाहरण है वो क्या है, आर्थ्रोपोडा अर्थात संयुक्त उपांग। इसको संयुक्त उपांग बोलते हैं, किसको, आर्थ्रोपोडा को। ये सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, खंडित शरीर रहता है, संयुक्त उपांग होता है आर्थ्रोपोडा संघ का। याद रखिए सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा है। कठोर बाह्य कंकाल पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा, जिसे क्या कहते हैं, किसके बने होते हैं, कैंटीन के बने होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के जो कंकाल है वो। ठीक है, खुला रक्त संचार होता है आर्थ्रोपोडा। इसके उदाहरण याद रखिए, उदाहरण क्या क्या है, तो आर्थ्रोपोडा संघ के मकड़ी हो गया, कीट हो गया, तितली हो गया, केकड़ा हो गया, कनखजूरा, बिच्छू, चींटी, झींगा, काकरोच, मच्छर, ये जो है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत ही आते हैं। सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कौन सा संघ आ गया, आगे मोलास्का संघ। ठीक है, तो मोलास्का संघ नरम शरीर वाले होते हैं, बाह्य खुल रहता है इसमें। ठीक है, असंयुक्त शरीर रहता है, द्विपार्श्विक सममिति पाया जाता है। इसमें जो मोलास्का संघ में 2 आलिंद और एक नीला रहते हैं हृदय में, अर्थात 3 कक्षी होते हैं मोलास्का संघ के जो जीव है। उदाहरण क्या क्या मोलास्का संघ के, तो घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, कौड़ी हो गया, स्क्विड हो गया, ये जो है मोलास्का संघ के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं इकाइनोडर्मेटा अर्थात कांटेदार त्वचा वाले। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उदाहरण, इकाइनोडर्मेटा जो है कांटेदार त्वचा वाले होते हैं। याद रखिएगा, इसको उदाहरण देख लीजिए। इसके जो उदाहरण है वो है स्टारफिश हो गया, समुद्री आर्चिन हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया, और समुद्री ककम्बर जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा के बारे में बात करें तो छोटे समुद्री जीव हैं, शरीर 3 भागों में बटा रहता है। इसके उदाहरण क्या क्या है, तो बेलोनोग्लोसस हो गया, साइकोग्लोसस हो गया। दोस्तों अभी तक हम लोग जितने पढ़े हैं जंतु जगत के अंतर्गत, अभी उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेगा उदाहरण से ही बनेगा, इसलिए आप लोग उदाहरण को अच्छे से याद रखिए। बेलोनोग्लोसस, साइकोग्लोसस जो है हेमिकार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कार्डेटा संघ।
कार्डेटा संघ जो है रीढ़धारी बोलते हैं क्योंकि इसमें पृष्ठ रज्जु अर्थात रीढ़ की हड्डी जो है उपस्थित रहते हैं। पृष्ठ जो अर्थात नोटोकॉर्ड होता है इसमें। कार्डेटा संघ में पृष्ठ तंत्रिका रज्जु होते हैं, गले में गील छिद्र होते हैं और पश्च पुच्छ पाए जाते हैं किसमें, कार्डेटा संघ में। ठीक है, अब हम लोग बात करें इसके ऊपर की तो कार्डेटा वर्ग को दो भागों में बांटा गया है, अकशेरुक और कशेरुक। अकशेरुक वो है जिसमें जो है कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है। इसे दो भाग हैं, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। अब अकशेरुकी के जो उदाहरण क्या क्या है, तो अकशेरुकी के जो उदाहरण है वो है हार्डमानिया, एम्फियाक्सस, याद रखिएगा ना, उदाहरण याद रखिएगा। हार्डमानिया और एम्फियाक्सस जो है किसके उदाहरण है, तो अकशेरुकी के उदाहरण है। इसमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कशेरुकी की, तो कशेरुकी में कशेरुक दंड पाया जाता है। सुविकसित जो है मस्तिष्क होते हैं, तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। रक्त संचार तंत्र कैसे रहते हैं, तो बंद रहते हैं। हृदय जो है प्रायः वक्षी भाग में अर्थात वक्ष के भीतर रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शोषण के लिए जो है गिल्स अर्थात मछलियां जो है गिल्स द्वारा शोषण करती हैं, जबकि स्थलीय जीव जो है कैसे करते हैं, फेफड़े के अंतर्गत करते हैं शोषण। ठीक है, अब हम कशेरुकी में ही कशेरुकी के ही हम विभिन्न वर्ग देखते हैं। कशेरुकी के अंतर्गत कौन कौन से हैं और देखते हैं। ठीक है, तो अब कशेरुकी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखते हैं मत्स्य वर्ग के बारे में। ठीक, तो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत मत्स्य वर्ग अर्थात मछलियां, कशेरुकी के अंतर्गत मत्स्य वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जलीय जीव है मत्स्य वर्ग। शोषण कैसे करते हैं, तो गिल्स द्वारा करते हैं मत्स्य वर्ग। रक्त शीतल होते हैं अर्थात ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं अर्थात अनियत तापी होते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड रक्त शीतल अर्थात अनियत तापी होते हैं कौन, जो मत्स्य वर्ग के जीव जंतु हैं वो। हृदय दो कक्षीय होते हैं, याद रखिएगा। शरीर पर सल्क होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा शरीर पर सल्क होते हैं किसके, मत्स्य वर्ग के। उदाहरण है रोहू हो गया, मांगूर, शार्क, समुद्री घोड़ा, डॉग फिश, याद रखिएगा ना, समुद्री घोड़ा एक मछली है। ठीक है, क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछा जाता है समुद्री घोड़ा क्या है, तो याद रखिएगा मछली है। और ये भी याद रखिएगा ये जलीय होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, परंतु इसका शोषण कैसे करते हैं, तो गिल्स द्वारा। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनियत तापी होते हैं। हृदय दो कक्षीय होते हैं मत्स्य वर्ग में। अब हम लोग कशेरुक वर्ग के ही अंतर्गत देखते हैं उभयचर वर्ग के बारे में। ठीक है, उभयचर वर्ग के अंतर्गत जो है उभयचर वर्ग क्या है, जो कि जल और स्थल दोनों में रहते हैं। ठीक है, पादप जगत को उभयचर हम लोग क्या देखे थे, ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ये उभयचर है। ठीक है, तो जो शोषण कैसे करते हैं उभयचर वर्ग, तो गिल्स द्वारा शोषण करते हैं, त्वचा द्वारा भी करते हैं, फेफड़े द्वारा भी करते हैं उभयचर वर्ग। त्वचा जो है मुलायम रहते हैं और सल्क नहीं पाए जाते हैं, सल्क रहित रहते हैं उभयचर वर्ग। ठीक है, हृदय जो है तीन कक्षीय रहते हैं। ठंड रक्त वाले अर्थात ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अनियत तापी होते हैं जो है उभयचर वर्ग। उदाहरण क्या क्या है, मेढक हो गया, सेलामेंडर हो गया, माउंटेन चिकन जो है उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मेढक हो गया, सेलामेंडर, माउंटेन चिकन किसके अंतर्गत आते हैं, उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सरीसृप। ठीक है, ये भी कशेरुक के अंतर्गत ही है, सरीसृप रेप्टाइल। सल्कों से ढका हुआ शरीर रहते हैं। ठीक है, शोषण हेतु फेफड़े रहते हैं, फेफड़े द्वारा शोषण करते हैं सरीसृप वर्ग के जो जीव जंतु है वो। रक्त शरीर अर्थात ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अनियत तापी होते हैं। हृदय जो है तीन कक्षीय होते हैं, परंतु मगरमच्छ के हृदय चार कक्षीय होते हैं। याद रखिएगा मगरमच्छ के हृदय में चार कक्ष होते हैं, लेकिन ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, सभी अंडज अर्थात ओविपेरस होते हैं अर्थात अंडे देने वाले होते हैं। इनके जो अंडे हैं वो कठोर खोल वाले होते हैं और जो है स्थल पर अंडे देते हैं ये। ठीक है, उदाहरण क्या क्या है, तो इसके उदाहरण है जो है छिपकली हो गया, सर्प हो गया, कछुआ हो गया, कोमोडो ड्रैगन हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, अजगर हो गया, ये जो है सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पक्षी वर्ग। तो पक्षी वर्ग के जो शरीर पर वो है पंख पाए जाते हैं, ये जो है अपने अग्रपाद को क्या करते हैं, पंख में जो है रूपांतरित कर देते हैं पक्षी वर्ग। ठीक है, ये जो नियत तापी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, नियत तापी अर्थात वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म रुधिर वाले होते हैं। ठीक, इसके हृदय में चार कक्ष होते हैं। अंडज ये भी अंडज होते हैं अर्थात ओविपेरस होते हैं। शोषण जो है फेफड़ों से करते हैं। उदाहरण क्या क्या है इसके, कबूतर हो गया, मोर हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, चील हो गया, गिद्ध हो गया, गौरैया, तोता, उल्लू, नीलकंठ, ये सभी जो पक्षी हैं वो पक्षी वर्ग के अंतर्गत ये सब आते हैं। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है, हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। शुतुरमुर्ग हो गया, एमू हो गया, कीवी हो गया, पेंगुइन हो गया, आदि पक्षी जो है उड़ नहीं सकते हैं, याद रखिएगा ना। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं
स्तनधारी वर्ग जो है शरीर पर जो है बाल पाए जाते हैं। स्त्रियों में दूध ग्रंथि अर्थात मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं। नियतकपी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। हृदय चारकक्षी होते हैं। जरायुज अर्थात विविपोरस होते हैं, अर्थात बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या क्या है? मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, वेल, बंदर, चमगादड़, गाय, ये जो है स्तनधारी है। याद रखिएगा, चमगादड़ जो है स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, वेल भी स्तनधारी के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो जो है कोशिका के ऊपर रहेगा। ओके, थैंक यू।